मानव भूगोल के सिद्धांत के बारे में तीसरा प्रश्न है हमारा, और इसमें हम देखेंगे कि मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं किस प्रकार से मानव भूगोल को पढ़ा जाता है, क्या क्या उसके अंतर्गत आएगा। हमने पीछे तो देख लिया विषयों के साथ में क्या संबंध थे। अब ये अपना एक प्रश्न है पूरा का पूरा कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर हमें मानव भूगोल के सिद्धांत ही बताने हैं। अगर समझ में आ गए बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ में आए तो कभी भी नहीं आएंगे। तो इसको समझना, पीछे का जितना भी मैटर हमने पढ़ लिया वहाँ से भी आप समझ सकते हो, और नहीं पढ़ा ना पीछे का तो भी समझ सकते हो। देखिए हमारे पास में 3 सिद्धांत हैं मानव भूगोल को पढ़ने के, कि मानव भूगोल क्या कहती है और प्रकृति के साथ वो अपना किस प्रकार का संबंध दर्शाती है। ये हमें इसके अंतर्गत देखना है। बात करते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत जो होता है इसे हम परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसे परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको परिवर्तन करते रहना चाहिए, अपने अंदर भी परिवर्तन करो, जो चीज़ आपने नहीं सीखी है उसको भी आप सीखते जाओ आगे के आगे। यही प्रकृति कहती है कि बदलाव करना। तो ये क्रियाशीलता का पूरा सिद्धांत है, जिसमें हमें पूरा यही बताना रहेगा कि किस प्रकार से प्रकृति बदलाव करती है, किस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो समय समय पर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और बदलते रहते हैं वही क्या है, क्रियाशीलता है। दोनों के बीच में क्रियाशीलता रहती है। पार्थिव एकता का सिद्धांत, तो देखिए पार्थिव एकता पर जोर दिया था हम्बोल्ट ने, और ये सिद्धांत जो है वो रेटजेल का है, फ्रेडरिक रेटजेल का है। ध्यान रखना, क्रियाशीलता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये दोनों के दोनों ही जीन ब्रुंश के हैं। दोनों सिद्धांत किसके हैं, जीन ब्रुंश के हैं, जो कि ब्लाश का शिष्य है। किसका शिष्य है, ब्लाश का। और ब्लाश कहाँ का है, फ्रांस से है। 3 स्टेप एक बार याद रखो, आगे आ जाएंगे। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि परिवर्तनशील का सिद्धांत, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस प्रकार से बदलाव लाना है। पार्थिव एकता का सिद्धांत पृथ्वी पर जितने भी जीव, जितने भी पदार्थ, जो भी जैविक या अजैविक घटक हैं, उन सब का संयुक्त रूप है। पृथ्वी क्या है, उन सब का एक संयुक्त रूप है। कोई एक वस्तु या कोई एक व्यक्ति दूसरे से अलग नहीं है। यही इस नियम का, इसी सिद्धांत का जो है अर्थ है। कैसे, जैसे सूर्य ताप हुआ, तेज गर्मी पड़ी, तो जल क्या होगा, वाष्प होगा। जल वाष्प होगा तो क्या होगा, अभी बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बरसात करेंगे, बरसात करेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। आई बात समझिए, सर्कल बन गया। इसी तरीके से घास उगी है, घास उगेगी तो उसको टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कोई मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को चील, और चील की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका अपघटन होकर के वो मिट्टी में मिल जाएगी, और उसी मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ेगा। उस मिट्टी में क्या होगा, उपजाऊपन बढ़ेगा। उपजाऊपन बढ़ेगा तो वहां पर घास फिर से हरी हो जाएगी। मतलब प्रकृति में या पृथ्वी पर जो भी चलता है ना, वो पूरा का पूरा सर्कल के अंदर चलता है। ठीक है, इसकी आपको एक कहानी बता देता हूं कि भी एक मैनेजर था, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को पूरा डांटा। ठीक है, पूरा दिन भर एम्प्लॉय ने काम किया, फिर भी उसको डांट सुनी, डांट पड़ेगी उसको, ठीक है, किसी काम की वजह से। तो पूरा डांट उसको पड़ी ना, तो उसने क्या किया, घबराए ने घर पे गया और अपनी पत्नी को डांट सुना दी। ठीक है, उसको जोर जोर से बोलने लगा, और फिर क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने क्या किया, बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया। अब बड़े बच्चे ने छोटे पे गुस्सा निकाल दिया, छोटे बच्चे ने बाहर जाकर क्या किया, कुत्ते को पत्थर मारा, उसे कुत्ते पे गुस्सा निकाल दिया, और कुत्ते पर पत्थर मारा, कुत्ता गुस्से में था, उसने किसी व्यक्ति को काट लिया, और जिस व्यक्ति को काटा वो मैनेजर था। वो कौन था, मैनेजर था। तो मतलब ये होते हैं कर्म, या फिर ये होती है पार्थिव एकता। मतलब पूरी पृथ्वी में क्या है, एकता है, हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छे काम करेंगे उसका फल भी कैसा मिलेगा, अच्छा। बुरे काम करेंगे तो उसका फल, जो कहते हैं ना नरक, मरने के बाद में नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। ठीक है, नरक और स्वर्ग क्या है, यहीं पर ही होता है। ठीक है, साइलेंट रखें। ये है हमारा पार्थिव एकता का सिद्धांत। क्या समझे आप इसके अंतर्गत, कि इस सिद्धांत के अंदर हमें बताना रहेगा कि प्रकृति पर जो भी कुछ है वो सब आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे से भिन्न नहीं है।
वातावरण समायोजन का सिद्धांत, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जीन ब्रुंश है इसके सिद्धांत देने वाले। तो इसमें क्या कहते हैं जीन ब्रुंश कि मनुष्य जो है वो वातावरण के साथ में समायोजन करता है। क्या करता है? समायोजन, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट करने के उसके पास में दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अनुकूलन और एक होता है रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है। अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसा वातावरण है वैसे के वैसे वातावरण को अडॉप्ट कर लिया, उसको वैसा ही ग्रहण कर लिया। ठीक है, माहौल बिगड़ा हुआ था, आप जाके वहीं बैठ गए और आप भी हू हल्ला करने लग गए। क्या किया आपने? माहौल को अडॉप्ट कर लिया। और दूसरा ये था कि माहौल पूरा बिगड़ा हुआ था, क्लास में आए और आपने सबको शांत कर दिया। क्या बन गया? उस माहौल में आपने चेंज कर दिया। उसे हम क्या कहेंगे? रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन। दैट्स क्लियर। ये हमारे पास में तीन संविधान है, तीन सिद्धांत हैं। चलिए बहुत ही अपन इसकी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। पूरी कहानी आपके सामने वही आने वाली है। क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? जीन ब्रुंश ने दिया था। किसने? जीन ब्रुंश ने दिया था, जो कि फ्रांस से है। चलिए देखें, मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य कैसे हैं? परिवर्तनशील है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? कि सब कुछ परिवर्तनशील है। इसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तनशील का सिद्धांत भी कहेंगे। प्रत्येक कारक में प्रति क्षण कुछ न कुछ अंतर या परिवर्तन होता रहता है। हर समय, जैसे हर समय कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ये अगर दीवार भी है ना, इस दीवार में अपक्षय की क्रिया अभी भी निरंतर जारी है। इसमें से कुछ ना कुछ सीमेंट के जो कण है वो नीचे गिर रहे हैं इस समय। बात समझ रहे हो ना? मतलब हर समय हर एक जगह पे कोई ना कोई क्षण व्यतीत हो रहा है। कोई वस्तु बढ़ रही है तो कोई वस्तु घट रही है। हमने पल पल में आयु बढ़ रही है ना। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पल पल में जो हमारी लाइफ टाइम है वो क्या हो रही है? घट रही है। तो हर एक क्षण में कुछ ना कुछ व्यतीत हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और यही परिवर्तन प्रकृति का क्या है? नियम है। यही बताता है कि क्रियाशीलता मानव के अंदर क्या है? क्रियाशीलता है। चलिए, समय पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, जो भले जड़ हो भले चेतन हो, ठीक है, जड़ चेतन प्राकृतिक सांस्कृतिक आदि सभी तत्व समय परिवर्तन के साथ में बदलते रहते हैं। जड़ बुद्धि होती है एक, ठीक है, जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो जड़ बुद्धि होती है। चेतन मन के अंदर की जो बातें होती हैं उसकी हम चेतना कहते हैं, ठीक है, जो विचार होते हैं हमारे अंदर के, तो उनमें भी हर समय अगर आप में का ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो उसमें अंदर कोई ना कोई विचार उठ रहा है। आपने देखा होगा कि आप खाली जगह पर कहीं पे बैठेंगे या भरी जगह पे बैठ रहे हैं, क्लास चल रही है, तो भी आपका जो दिमाग है वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, कोई ना कोई ताने बाने बुन रहा है, ठीक है ना, किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से हर एक चीज के अंदर क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेता, देखना कहाँ का है ये? फ्रांस का है। अब ये ब्लाश का शिष्य है और ब्लाश एक संभववादी था। ब्लाश क्या था? संभववादी। और इसीलिए ये जीन ब्रुश क्या है? फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेता है। क्या कहता है जीन ब्रुश? प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन उसमें परिवर्तन जारी है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है। हम देखते हैं कि भी पहले क्या मानते थे कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूरज उसके चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनको ज्ञात हुआ पता चला कि पृथ्वी खुद घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? खुद घूम रही है। तो फिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी घूम रही है तो सूरज रुका हुआ होगा। तो अब जैसे अपने को ज्ञान हुआ तो अब हमें पता चला कि सूरज भी रुका हुआ नहीं है, वो भी घूम रहा है, अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और भ्रमण भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी चल रहा है। और इस तरीके से आगे देखें तो फिर पूरा आकाश गंगा जिसके अंदर हमारा सौरमंडल है, तो वो आकाश गंगा रुकी हुई होगी? नहीं, वो आकाश गंगा भी, तो फिर ये ब्रह्मांड कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा। तो ब्रह्मांड का भी लगातार विस्तार जारी है। मतलब हर एक बड़ी से बड़ी चीज और हर एक छोटी से छोटी चीज में परिवर्तन हो रहा है। चलिए, प्रत्येक प्रकृति में बात हुई, वास्तव में कुछ भी गतिरहित नहीं है
क्योंकि भूगोल के भौतिक मानवीय तथ्य है, निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी यही कहना चाहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत कि हमें परिवर्तनशीलता के साथ साथ ही अध्ययन करना चाहिए। हमें कोई भी, हम भूगोल को पढ़ें, किसी भी चीज को पढ़ें, तो हम उसको परिवर्तनशील दृष्टि से ही पढ़ें। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और उसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को उस तत्व का या उस जीव का, जीव विशेष का क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी कुछ भी चलेगा ना प्रकृति के अंदर, वो हमेशा चक्र के अंदर चलेगा। जहां चक्र टूटा वहां प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। हमने श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और उसी, अब हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे तो प्रकृति में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ना। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 मतलब ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट करता है वो कौन है? पेड़ पौधे। वो क्या है? पेड़ पौधे हैं। हरे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? उस CO2 को ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, जिस वजह से वो चक्कर पूरा हो रहा है। जैसे ही हमने पेड़ पौधों को काट दिया, इधर से मनुष्य जाति भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, परिवर्तन सजीव या निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता है। अभी मैंने बताया कि हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, ये दीवार है इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, कोई पत्थर है उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो चीजें हमने भौतिक भूगोल में पढ़ी थी कि किसी पत्थर के अंदर क्या परिवर्तन होता है, या तो उसका अपर्दन होगा या उसका अपक्षय होगा। अपक्षय होकर के वो मिट्टी में मिलता रहेगा। इसी प्रकार कोई ऊपर उठा स्थल या उठा हुआ स्थल अपर्दन के कारण विभिन्न साधनों के द्वारा कट करके क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। कोई पर्वत था, पहाड़ था, वहां से नदी बह रही है, नदी लगातार बह रही है, परिवर्तन है उसमें, और लगातार वो अपर्दन करती जा रही है। उस पहाड़ में भी क्या कर रही है? वो कटाव कर रही है, परिवर्तन ला रही है। जो उसकी ऊंचाई थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। जो हमारी ये अरावली पर्वतमाला थी, जो यहाँ जालोर तक फैली हुई थी पूरी की पूरी, वो आज सिर्फ उसी एरिया में, सिरोही उदयपुर में रह चुकी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया कट करके समाप्त हो चुका है। ये अभी हम इसको अरावली को एक अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं, जो कि पहले हिमालय से भी ऊंची पर्वतमाला थी। इसी प्रकार आगे देखें, हिम पिघल करके सागरों में जाती रहती है, समय जलवायु भी परिवर्तित होती रहती है। आपने क्या, मैंने क्या कहा था आपको कि क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर आपने परिवर्तनशील को ही बताना है। आपको जिस भी चीज में लगे ना कि परिवर्तन हो रहा है, हर एक का एग्जाम्पल दे दो इसके अंतर्गत, और परिवर्तन हर एक चीज में हो रहा है। आप किसी भी निर्जीव वस्तु की उदाहरण ले लो या किसी सजीव वस्तु का उदाहरण ले लो, परिवर्तन हर किसी में होगा। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार विकास एवं क्रियाकलापों की प्रकृति से स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। क्या कारक हैं जो परिवर्तन ला रहे हैं? उसमें भौतिक शक्तियां हैं, जैविक शक्तियां हैं और मानव शक्तियां हैं। भौतिक शक्तियों में क्या आ गया? पृथ्वी की ग्रह ही है, मतलब ग्रह के अकॉर्डिंग, तो ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है और वो घूम रही है, परिवर्तन आ रहा है, वो एक भौतिक शक्ति है। उस घूर्णन की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां अंदर से लगातार क्या हो रही है? भूगर्भीय ऊर्जा ऊपर आती है, ठंडी होकर के फिर नीचे चली जाती है। ज़्यादा जब ताकतवर भूगर्भीय ऊर्जा होती है तब उसको तोड़ करके वो बाहर निकल जाती है ज्वालामुखी के रूप में। सौर शक्ति होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। सौर शक्ति में क्या होगा? सूर्य, सौर्य शक्ति आ रही है, तो सौर शक्ति के रूप में सूरज की विकिरणें आ रही हैं, उससे क्या हो रही है? पृथ्वी गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, जलवाष्प हो रहा है, उसने एनर्जी दे दी, उसने हमें क्या दिया है? एनर्जी दी है। ऐसे ही जैविक शक्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनमें लगातार परिवर्तन है। मानव शक्ति है, कोई वस्तु है, अगर ये टेबल है, अगर इसको कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो 2-4 दिन आप देखोगे आपसे रहा नहीं जाएगा और आप ही खुद इसमें मुक्का मारोगे या कुछ भी करोगे, इसको तोड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, सीधी सी कोई चीज बड़ी होती है, रास्ते में कुछ पड़ा होता है जो टूट नहीं रहा, गिरने वाला टूट नहीं रहा है, कब टूटेगा? तोड़ दो। तो ये क्या है? मानवीय शक्तियां हैं। मानव उसमें क्या करता रहता है? मतलब कि कुछ भी आपसे रहा नहीं जाएगा, है ना। तो यही तो है इसके अंतर्गत। चलिए, ये आपका था पूरा का पूरा क्रियाशीलता का सिद्धांत। कहानी लिख सकते हो पूरी की पूरी इस तरीके से, ये कहानी। नेक्स्ट चलते हैं, पार्थिव एकता। पार्थिव एकता का मतलब होता है अंतर संबंध।
हर एक वस्तु में अंतर संबंध है, हर एक सजीव में, हर एक निर्जीव में आपसी क्या है, संबंध है। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होता है। आप हम पर निर्भर हो कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, और हम निर्भर हैं कॉलेज पर कि वो हमें पैसा दे रहा है, और कॉलेज निर्भर है आप पर कि आप उनको फीस दे रहे हो। सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो ये चक्कर जरूरी है, अगर चक्कर टूटा कहानी खत्म। तो इसीलिए आप बैठ करके मनन करना कि कौन सी ऐसी चीज है जो चक्कर में नहीं आ रही, समझिए। तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। कोई उसका अस्तित्व नहीं है, एक के बिना दूसरे का कोई संभव नहीं है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है तथा समय भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का वास्तविक भूदृश्य विकसित होता है। मतलब कोई भी भौगोलिक कारक जो है वो दूसरे से प्रभावित हो रहा है, समय भी किसी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंध का ही परिणाम होता है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित एवं नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित या प्रभावित करता है। तो कहानी सारी वे सेम वही चल रही है जिस प्रकार से उसके अंदर हम कहानी क्या पढ़ रहे थे, हर एक लाइन के अंदर हम बता रहे थे कि परिवर्तन हो जारी है। यहाँ हर एक लाइन में हमें बताना है कि अंतर संबंध बना हुआ है, कि बिना अंतर संबंध के कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये पूरी कहानी इसके अंदर चल रही है। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। तो मैंने ये तो आपको पहले कहा था कि यहाँ जो गर्म प्रदेश का जो मानव है वो पूरा खाता पीता है और वो क्या है, आलसी है, लेकिन उसके पास में तकनीकी ज्ञान है, बिल्कुल है। लेकिन जो ठंडे प्रदेश का मानव है वो पूरा खाता पीता है, लेकिन वो क्या है, बहादुर है, साहसी है। वो उसने खाया पिया जो है पूरा का पूरा उसको लगाता है, मतलब उसको साहस है, बहादुर है उसके पास में, वो लड़ता है हर समय। वो बर्फ से क्या करता है, लड़ता है, ठंड से लड़ता है, जिस वजह से उसकी बॉडी ताकतवर होती है। और यहाँ वाला जो है वो खा पी करके लेट जाता है, तो उसकी वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा सा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो गया। तो खान पीन हो गया, वेशभूषा हो गया, हर किसी पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब पर्यावरण कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहा है, और वो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। पेड़ों को काट रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है तो ओजोन का क्षय हो रहा है, ओजोन क्षय हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये सब सिस्टम जो है आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। कि यहाँ पर आपने कुछ किया तो सर्कल घूम कर फिर करके आपके पास में जरूर आएगा। तो ये बात सेम उसी पे लागू होती है कि आपने कोई भी काम किया है आपको वैसा फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि सब चीजें आपस में अंतर संबंधित हैं, जुड़ी हुई है। ओके, तो जर्मन मानव भूगोलवेता, यानी ये किसका है, ये सिद्धांत किसका है, फ्रेडरिक रेटजेल का है, जो कि जर्मनी का है। जर्मनी का मानव भूगोलवेता जो है फ्रेडरिक रेटजेल है, और ये नियतिवादी है, ध्यान रखना। जैसे ब्लाश जो है, ब्लाश वो क्या है, एक संभववादी है। ये थोड़े से पॉइंट आप नोट कर लिया करो, ताकि उससे क्या है, आपकी एनर्जी बनी रहे कि आप क्लास में हो, वरना नींद आएगी, हाँ, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट लिख लिया करें कि रेटजेल जो है वो पार्थिव एकता का सिद्धांत उसने दिया था, और वो नियतिवादी था। नियतिवादी का मतलब है कि वो पूरा का पूरा प्रकृति पर डिपेंड करता था। उसके अनुसार मानव कुछ भी नहीं है और प्रकृति सब कुछ है। नियतिवाद का अर्थ क्या होता है कि नियतिवाद में वो मानव आता है जो प्रकृति को सब कुछ मानता है, यानी प्रकृति से वो प्राप्त करता है। उसके पास कोई समृद्धि नहीं है, बस उसने खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया, उठा खाया पिया सो गया, उसका ये जीवन यापन चल रहा है। लेकिन संभववादी क्या कहता है, संभववादी कहता है कि नहीं, मानव का सिर्फ ये काम नहीं है कि खाया पिया सो गया, नहीं, वो कोई ना कोई क्रियाशीलता क्रिया करता है, और जब वो क्रिया करता है, अगर कोई भी काम करेगा तो वो फिर प्रकृति को कहीं ना कहीं वो प्रभावित जरूर करेगा। अगर वो सुबह उठ करके पैसा कमाने के लिए जा भी रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए या तो आर्थिक क्रिया करेगा, आर्थिक क्रिया
आर्थिक क्रिया करेगा उसी से पैसा आएगा। आर्थिक क्रिया क्या होती है? या तो कृषि कर लो, मछली पकड़ लो, ठीक है, शिकार किया, शिकार करके बेच दिया, फलों को इकट्ठा किया बेच दिया। तो फल कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से। मछली वगैरह क्या है? जैविक पर्यावरण है, ठीक है। कृषि करोगे तो कहाँ पे करोगे? जमीन पे करेंगे। ये क्या है? प्रकृति है। तो कहीं ना कहीं मानव जो है वो क्या है? अंतर संबंधित होता है और खुद भी प्रभावित होता है पर्यावरण से और वो खुद पर्यावरण को प्रभावित करता है। चलिए, मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं। अब मानव भूगोल में हम क्या है? पार्थिव एकता को लेकर के चलते हैं कि सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन बातों को आपने नहीं भूलना है और क्रियाशीलता को भी नहीं भूलना है। जो जीन ब्रुश कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो मानव भूगोल के अंदर हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी लेके चलेंगे कि लगातार परिवर्तन भी जारी है और लगातार सभी के साथ में अंतर संबंध भी जारी है। अंतर संबंध की बात कहेंगे तो पार्थिव एकता का सिद्धांत सामने आएगा और परिवर्तन जारी है तो मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत सामने आएगा। ठीक, तो पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित है और वातावरण समय भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक है। रेडजल की शिष्या कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता। मानव का कोई भी क्रियाकलाप है, पृथ्वी के बिना उसका अस्तित्व है ही नहीं। मंगल पे जाओ, वहाँ पे मानव है ही नहीं, और जहाँ मानव है तो वहाँ यहाँ पर पृथ्वी तो है ही है। तो अकेले मानव की अगर हम कोई भी बात करें कि मानव सुबह उठा, अब उठेगा तो सुबह कैसे हुई? प्रकृति की वजह से हुई। ठीक है, उठेगा सबसे पहले पैर कहाँ रखेगा? या सोएगा ही कहाँ पे? जमीन पे सोएगा। तो जमीन क्या है? पृथ्वी है, प्रकृति है। तो पृथ्वी के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार खेती करता है, यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है, ये सब कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस, ध्यान रखना भी हम्बोल्ट की पुस्तक आपको भी आ सकती है, सीधा सीधा पूछेगा कॉस्मोस क्या है, या कॉस्मोस लिखा होगा तो आपको लिखनी होगी हम्बोल्ट की ये पुस्तक है, या फिर लिख देगा पार्थिव एकता, तो ये आप कहोगे कि ये एक सिद्धांत है जो कि रेडजल ने दिया था। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्या कहता है? पृथ्वी को जैविक तथा अविभक्त इकाई माना है। कॉस्मोस में हम्बोल्ट ने क्या कहा है कि पृथ्वी एक जैविक इकाई है। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी खुद एक जैविक इकाई है, मतलब खुद एक मनुष्य के तरह व्यवहार करती है। जिस प्रकार से जो सजीव है कि पृथ्वी अपने आप में क्या है? सजीव है। जैसे मनुष्य चलता फिरता है वैसे पृथ्वी क्या है? वो भी चलती फिरती है। जैसे मनुष्य खाता पीता है वैसे पृथ्वी भी क्या है? खाती पीती है। क्या खाती है? प्रकाश ग्रहण करती है। ठीक है ना, उसको एनर्जी मिल रही है ना, तो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। तो इस तरीके से तो कहने का मतलब खाती पीती का मतलब मोटी ऐसे नहीं जाना, हाँ खाते पीते घर से है, पृथ्वी खाते पीते घर से है, तो बिल्कुल है ना, खाते पीते घर से तो है ना। सौरमंडल क्या है? वो भी खाता पीता है, वो उससे बड़ा है। तो इस तरीके से ब्लाश ने अपनी पुस्तक एजेंट, इसकी एक पुस्तक एजेंट है और एक इसकी पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। किसी भी, अब पहले जो राजा वगैरह होते थे ना, अगर वो युद्ध करने के लिए जाते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। अब साम्राज्य का विस्तार किस में आता है? पॉलिटिक्स में आता है। किस में आता है? पॉलिटिक्स में आता है, राजनीति में आता है साम्राज्य का विस्तार। लेकिन साम्राज्य का विस्तार वो तभी करते थे जब उनको उस क्षेत्र की भूगोल की नॉलेज होती थी। तो भूगोल की नॉलेज के बिना वो साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते थे। अब सबसे बड़ी गलती किसने की थी? हिटलर ने की थी, जिसको कहते हैं ना तानाशाह सबसे बड़ा हिटलर। हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की थी कि उसने सर्दियों के अंदर साइबेरिया पर अटैक कर दिया, और साइबेरिया में तो बर्फ पड़ती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा। और साइबेरिया वाले जो हैं वो तो बर्फ़ में रहते ही हैं, बर्फ़ में नहाते हैं, बर्फ़ में खेलते हैं, सारा कुछ उनको तो आदत पड़ रखी है। जैसे आप सीधी सी बात करो कि गर्मियों के अंदर मरुस्थल की सैर करना कैसा लगेगा? असंभव है ना। गर्मियों के अंदर मरुस्थल में जाना असंभव है, वैसे सर्दियों के अंदर साइबेरिया में जाना, ये सबसे बड़ी गलती थी किसकी? हिटलर की। तो हिटलर क्या था? साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वो तो राजनीति के अंतर्गत आता है।
लेकिन उसको अगर वो भूगोल की नॉलेज होती तो वो कभी भी वहाँ पे सर्दियों में ना जाता, और सर्दियों में ना जाता गर्मियों में जाता। साइबेरिया के अंदर गया था, आप हिटलर के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा, उसकी सबसे बड़ी हार वही बताई जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी राजनीति को भी अगर राजनीतिक मानचित्र की बात करनी है तो उससे पहले उसके भौगोलिक मानचित्र को देखना जरूरी है। सीधी सी बात है, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं पहाड़ियाँ तो नहीं आ रही, कहीं मुझे पहाड़ियों के घूम फिर करके जाना पड़े, मेरा पेट्रोल ज़्यादा बलेगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें उसके सामने आती हैं। नेक्स्ट आ गया, यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान जलवायु सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। तो बस ये कहानी इसके अंतर्गत आ गई हमारी पूरी की पूरी, कि हर एक चीज दूसरे से अंतर संबंधित है। क्लियर है ना? नेक्स्ट तो लास्ट हमारे पास में आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वापिस से कौन सा विद्वान आएगा? जीन ब्रुंश आएगा। कौन आएगा? जीन ब्रुंश आएगा। कहाँ का है ये? फ्रांस का है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं कि वातावरण समायोजन, एनवायरमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। ठीक है ना, वही होता ना, या तो आर या पार, सीधी सी बात है, और कोई नहीं है, बीच का कोई नहीं है, या तो पास या फेल, लटकने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि यहाँ पर भी वातावरण के साथ में या तो आप अनुकूलन कर लो वातावरण का, उसको आप ग्रहण कर लो कि ठीक है अभी जैसा है मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ, और या फिर खुद उसको बदल दो। जैसे ही सर्दी ठंडे प्रदेश वाला जो लोग हैं, जैसे चाइना वाले हैं, यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, जब भारत में घूमने के लिए आते हैं तो वो फिर एसी वाली गाड़ियों में ही बैठ करके घूमते हैं, एसी वाले कमरों में ही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? गर्म है। वो कहाँ रहते थे? ठंडे में रहते थे। अब या तो वो गर्म को अपना लें, अब गर्म को अपनाएंगे तो उनकी त्वचा इतनी कोमल है कि वो जल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं। तो हर समय जहाँ पर भी जाएंगे या तो छाता लेके घूमेंगे, तो यहाँ वो बड़ी सारी कैप पहन के घूमेंगे। आपने देखा होगा वो कैप होती है राउंड वाली, है ना? तो वो चीज़ें क्या होती हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन करना, उस वातावरण को अपने जैसा बनाना, मॉडिफिकेशन, खुद वातावरण जैसा बनना। ठीक है, अनुकूलन। क्लियर? तो इन दोनों बातों को हम बताते बताते हमारा ये पूरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत कंप्लीट होगा। जैसे हमने परिवर्तनशील को बताते बताते क्रियाशीलता का सिद्धांत खत्म, अंतर संबंध को बताते बताते पार्थिविकता का सिद्धांत क्लियर हो गया ना सारा का सारा, वैसे ही वातावरण का समायोजन हमें इस तरीके से बताना है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न भागों का अध्ययन करना भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि आप ठंडे प्रदेशों को छोड़ दोगे, सिर्फ मेन जहाँ सर्दी अच्छा सा मौसम है सिर्फ वहीं जाओगे अध्ययन करने के लिए। नहीं, भूगोल का काम है कि आपको एक एक कोना कोना पता होना चाहिए। प्रकृति का पहले पृथ्वी का कोना छाना, फिर पृथ्वी कोने के बाद में पृथ्वी के बाहर के कोने छाने। ठीक है, सूरज को छाना कि कैसे है, उसके बाद में ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ये सारे के सारे अध्ययन किसके अंतर्गत आए? भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आपको मान लो कि जाना था, इसरो के साथ में अटैच होना, मान लो आप चाहते हो कि भी हमें अंतरिक्ष का ज्ञान हो, हम उसमें काम करना चाहते हैं, इसरो के अंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स से है, आप साइंस से नहीं हो। साइंस वाले उसमें जाते हैं ना, आप आर्ट्स से हो, लेकिन आप आर्ट्स में होते हुए भी आप इसरो पे जा सकते हो, इसरो के साथ में मिलके काम कर सकते हो। कैसे? जब आप ज्योग्राफी को पढ़ करके जाते हो। ठीक है ना, ज्योग्राफी सबसे बड़ा जो है आपको दोनों को, आर्ट्स और साइंस को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये रास्ता बनाता है कि अगर कोई भूला भटका साइंस में नहीं जा पाया, आर्ट्स में चला गया ना, तो आर्ट्स से भी आप उस साइंस में टर्न ले सकते हो, या उस ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन कर सकते हो। आप अंटार्कटिका पे जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, अध्ययन कर सकते हो आप। तो रास्ता क्या है? दूसरा है आपके पास में ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मान करके धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन एवं व्याख्या की जाती है। मानव भूगोल में हम किसको केंद्र में मानते हैं? मानव को केंद्र में मानते हैं। और अतः प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि, मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। अब देखो, मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक
एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं? रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ठीक है, ये सब क्या है? संस्कृति के तत्व होते हैं। जैसे भौगोलिक तत्व होते हैं, जल, वायु, भूमि, बनावट, मृदा, ये सब हो गया ना, ये जलवायु के तत्व होते हैं। वैसे ही संस्कृति के भी तत्व हैं हमारे। तो इनमें आपसी में क्या करना? समायोजन करना। वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्व भी मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। किसी के होता है ना कि भी 10वीं के बाद में लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, ये हमारी यहाँ की संस्कृति है ना। तो इस तरीके से वो संस्कृति क्या कर रही है? उस एक मानव को प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके से संस्कृति भी प्रभावित करती है। और दूसरी बात कि स्कूल जो है वो एक पहाड़ी को पार करके दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे आप नहीं पढ़ पाए, आपका गांव पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाया, क्यों? स्कूल पहाड़ी की दूसरी तरफ था। तो यहाँ किसने प्रभावित किया आपकी पढ़ाई को? यहाँ प्रकृति ने प्रभावित किया। तो प्रकृति भी, प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है और सांस्कृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल या तकनीकी के साथ साथ उसके साथ या तो अडेप्टेशन करेगा, समायोजन करेगा, ठीक है ना, या तो उसको ग्रहण करके या उसमें रूपांतरण करके। क्योंकि अब सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण आपके सामने आ गया कि बीच में पहाड़ी है और घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, तेरे को नहीं, वहाँ नहीं जाना, पहाड़ी पे नहीं जाना है। तो फिर आपके पास में दो ऑप्शन हैं अपने वातावरण के साथ में समायोजन करने के। कौन से? घर वालों की बात मान लो, बैठ जाओ, ये क्या कहलाएगा? अनुकूलन। और निकल जाओ, रिसर्च करो, ये क्या कहलाएगा? रूपांतरण। आप पहले हो व्यक्ति जो अपने गांव से निकल करके बाहर गए और पढ़ करके आए, गांव का नाम रोशन किया, ये क्या हो गया? रूपांतरण कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो इसीलिए ये दो बातें कही जाती हैं। तो मनुष्य ये सब कैसे करता है? या तो उसके पास में बुद्धि है, कौशल है, कोई स्किल है, या उसके पास में कोई तकनीक है, तो फिर उससे वो क्या करता है? रूपांतरण करता है। अगर ये सब नहीं है तो फिर वो ग्रहण करता रहेगा, कठिन अनुकूलन करता है तथा कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा रखता है। हम कोशिश करते हैं कि भी ये चीज़ भी हमें मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, है ना, चेष्टा करते हैं, रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने जीवन निर्वाह को देखते देखते वैसे ही अनुकूलन के अंदर जीते। हम अनुकूलन के साथ में हैं, एडजस्टमेंट करके जीते रहते हैं ना, अडोप्ट करके जीते रहते हैं, लेकिन चाहत तो हमारी क्या होती है? रूपांतरण करके, कि मैं घर में सब कुछ बदल दूंगा, घर की गरीबी जो है वो खत्म कर दूंगा, घर जो है वो आलीशान महल की तरह बना दूंगा, ना, ऐसे होता है ना। तो ये चाहत हमारी क्या होती है? कैसी होती है भी? रूपांतरण की। और जिसके अंदर चाहत है क्या? सभी के अंदर। क्या आपके पास में चाहत है कि भी मैं कल को पढ़ लिख करके भी IAS बनूंगा या टीचर बनूंगा या कुछ भी, मतलब मैं बदल लूंगा, मैं अपने कहानी पीछे से चलता आ रहा जो काम है कि पहले मजदूरी होती थी, घर वाले मजदूरी करते रहे आज तक, आज मैं अब से मैं मजदूरी नहीं करने दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा इस चीज़ को। है क्या आपके अंदर? नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर है, होनी चाहिए, और ये होती भी है, हर किसी के अंदर रूपांतरण की कोशिश होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं ना, तो फिर आपके अंदर प्रकृति जो है उस लाइन में आपको अपने आप डाल देगी भी। जब आपके अंदर बहुत सी चीज़ें, आप अगर ये देखना कि मोटिवेशन चेक करना इसका, कि जब हम किसी चीज़ को एक शिद्दत से चाहते हैं ना, तो प्रकृति हमें मिलाने के लिए लग जाती है भी। प्रकृति खुद उस चीज़ को हमारे पास किसी ना किसी तरीके से पहुंचा देती है। आप ये चीज़ नोट करना इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये होता है शिद्दत से चाहना, यानी कि उसमें रूपांतरण करने की चेष्टा रखना, ठीक है। चलिए, इस अनुकूलन या रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वातावरण समायोजन कहते हैं। तो वातावरण समायोजन के लिए मनुष्य दो क्रियाओं का अनुसरण करता है, या तो अनुकूलन अडेप्टेशन, या फिर रूपांतरण या फिर परिवर्तन, क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। तो अनुकूलन और रूपांतरण दो तरीके आगे हमारे पास में। जल्दी से समझ लेते हैं कि अनुकूलन किसे कहते हैं और रूपांतरण किसे कहते हैं। हालांकि आप समझ गए अब तक। अनुकूलन किसे कहते हैं? ग्रहण करना, जैसी स्थिति है वैसा खुद बनना, क्या हो गया? अनुकूलन। जैसी स्थिति है उसको अपने जैसा बनाना क्या कहलाएगा? रूपांतरण कहलाएगा। समझ तो गए ना? जल्दी से खत्म करते हैं। जब ठंडे प्रदेश का मानव गर्म प्रदेश में आकर के बस जाता है तो उसकी त्वचा का रंग श्याम काला होने लग जाता है। वह उस क्षेत्र की भाषा को सीखने लग जाता है। मुझे मारवाड़ी आने लगी, ठीक है। यह आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब ये ध्यान रखना
कि अनुकूलन भी दो प्रकार के होते हैं, या तो आंतरिक या बाह्य। मतलब यहाँ आया, यहाँ आकर के रहन सहन देखा कि भी वो धोती और कुर्ता पहनते और मैंने भी पहनना शुरू कर दिया, तो ये मैंने यहाँ के माहौल जैसा हो गया। तो बताओ ये मेरा आंतरिक अनुकूलन है कि बाहर है? दिखता है ना आपको, दिख रहा है कि मेरे अंदर चेंज आ गया, बाह्य अनुकूलन हो गया। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे आया, वेशभूषा मेरी वैसी की वैसी है, लेकिन मैं मारवाड़ी सीख गया। अब आपको दिख रहा है क्या कि मैं मारवाड़ी सीख गया? नहीं, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब पता चलेगा ना। तो ये कौन सा अनुकूलन है? ये आंतरिक अनुकूलन है। बात समझ में आई? अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले वातावरण समायोजन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। वातावरण के साथ समायोजन करना, या तो अनुकूलन करो या रूपांतरण। अनुकूलन कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? या बाह्य या फिर आंतरिक। गर्म ठंडे प्रदेश का मानव गोरा था, यहाँ पे आकर के काला हो गया, कौन सा रूपांतरण है? बाह्य रूपांतरण है, सॉरी बाह्य अनुकूलन है। कैसा हुआ? बाह्य हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और खाना पीना उसने शुरू कर दिया, वो मारवाड़ की तरह थाली में लिया, सब कुछ डाला, खाने लगे। रात ऐसे ही खाना खाया था यहाँ पे 12 दिन में, तो खाना खाने लगे, तो मतलब वो क्या हो गया? आंतरिक हो गया। ठीक है, संस्कृति पहनावे को, रहन सहन को चेंज कर दिया, क्या हो गया? बाहरी अनुकूलन हो गया। बस दैट्स क्लियर हो गया, ये खत्म कहानी। तो बाह्य और आंतरिक होते हैं। अब बात करते हैं रूपांतरण की, कि रूपांतरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों को की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य उसमें क्या करता है? कृत्रिम उपाय अपनाता है, और उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश का मानव जो है गर्म प्रदेश में आएगा, तो फिर वो अनुकूलन करने के लिए क्या करेगा? प्रशीतक यानी कि एयर कंडीशनर, प्रशीतक यानी कि एयर कंडीशनर लगाएगा, वातानुकूलन कमरों को बनाएगा, गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करेगा। ये सब क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। क्लियर? ये प्रक्रिया वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया कहलाती है। अतः अनुकूलन या रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को वातावरण समायोजन कहते हैं। मनुष्य अपने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्तियों व रुचियों के अनुसार करता है, अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। मनुष्य अनुपजाऊ भूमि, बंजर भूमि में खाद डाल करके उसको उपजाऊ बना लेता है। क्या है ये क्या है? परिवर्तन है, रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। समायोजन सार्वभौमिक समानता नहीं होती है, वर्ण स्थानिक भिन्नता मिलती है। देखो वातावरण समायोजन में क्या है? सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल समानता नहीं मिलेगी अपने को। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे रूपांतरण करने का एक ही तरीका होगा, नहीं, समायोजन करने का एक ही तरीका होगा, ऐसा नहीं है। हर जगह पे वातावरण के साथ में समायोजन करने का अलग अलग तरीका होता है। कहीं पर हमें गर्म प्रदेश है तो एसी चला करके रूपांतरण करना पड़ता है, कहीं पर हमारे ठंडे प्रदेश है तो हीटर चला करके रूपांतरण करना होता है, रूपांतरण। तो इसीलिए जो वातावरण समायोजन है वो हर जगह पर एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर का तथा हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म काल में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि इसी समय दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं? भीषण गर्मी में होते हैं। अब वहाँ पे सर्दी है, जम्मू कश्मीर में आपको पता है हिमालय पे ठंड पड़ रही है, और साउथ के अंदर गर्मी हो रही है। तो इस तरीके से एक ही टाइम पे दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से वातावरण के साथ समायोजन किया जाएगा। वातावरण समायोजन के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण की परिवर्तित करने संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस जाने के लिए इटली से आल्प्स में सुरंग बना ली, और इस प्रकार पृथ्वी पर समायोजन में विभिन्न स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। कहीं पर दो देशों में जाने के लिए कोई सुरंग बना रहा है, और कहीं पर दो देशों में जाने के लिए कोई पुल बना रहा है। आई बात समझे ना? तो हर जगह के वातावरण समायोजन अलग अलग हैं। ओके भी, थैंक यू। बात समझ में आई ना? तो मानव भूगोल बिल्कुल ईजी है, पूरी थ्योरी है लेकिन फिर भी इजी है, और वो है रेगुलर आने से। इजी तभी आपको लगेगी जब आप रेगुलर आओगे तो।